प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सैलाब का खदशा अभी टला नहीं है, बल्कि इस वक्त भी मुख्तलिफ दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कई जगहों पर अभी भी पानी जो है वो न सिर्फ पहले से जो पानी आया है वो मौजूद है सैलाब की सूरत में, बल्कि मज़ीद कुछ गाँव देहातों में भी पानी दाखिल हुआ है। तूफ़ानी बारिशें इस वक्त पंजाब में जारी हैं। इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है और आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। कल इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ। ये जो सूरत हाल इस वक्त जारी है ये किस तरफ ले जा रही है सैलाब की सूरत हाल को, क्योंकि सिंध ये कह रहा है कि सुपर फ्लड का ख़तरा है। अगर सुपर फ्लड का ख़तरा है तो इसे निपटने की क्या तैयारियां की गई हैं, आज प्रोग्राम में इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में महर साहिबजाद खान साहब मौजूद हैं, डीजी हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया महर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मरियम शबीर साहबा मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। मरियम साहबा आपको भी खुशामदीद। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इरफान काठिया साहब डीजी PDM में पंजाब हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, और महमूद उल हक बुखारी साहब भी जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले महर साहब, कल हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो बारिश हुई, आपका मैं बयान देख रहा था, आपने कहा कि इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आप तस्दीक कर रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है इस्लामाबाद में और उसके नतीजे में तूफानी बारिश हुई कल? बिल्कुल, कल आप अगर देखें ना, जो हमारा क्लाउड बर्स्ट का क्राइटेरिया है ना, उसके मुताबिक ये तकरीबन 55 मिनट बारिश हुई थी। उसमें पहले 20 मिनट में 45 मिलीमीटर बारिश थी, और उसके बाद जो है यानी अगले जो आप कह लें कि 30 मिनट थे उनमें भी होके टोटल 99 मिलीमीटर बारिश थी। फिर उसके साथ जो आपने देखा होगा कि ये थंडर स्टॉर्म इतना सवियर किस्म का था कि जिसकी हद कोई नहीं, और कुछ ऐसी विंड भी एक स्पेसिफाइड इलाके में हमारा, यानी मैं इस वक्त या कल हमारा जो है ना वो H8 में ऑफिस है, तो वहां पे तो काफी नुकसानात हुए हैं हमारे। वो आप कह लें कि जी विंड तेज थी, उससे दीवारें भी गिरी हैं हमारी कॉलोनी की, और ये क्लाउड बर्स्ट इतना सवियर था कि एकदम आपका ये जो बिजली का सिस्टम था इसको का वो भी ड्रॉप हो गया। तो यानी वो इतना सवियर किस्म का था कि जी वो वाकया क्लाउड बर्स्ट था, और जिसको हमने फिर अपना देखा कि जी अपने सिस्टम में भी रेडार से भी, और वो काफी यानी सवियर किस्म का था और उसमें काफी रेन का पोटेंशियल था। और फिर ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बड़े वाइड स्प्रेड नहीं होती, बड़े थोड़े से एरिया में होती है, यानी ये बड़ा एक माइक्रो फिनोमेना है। जहां पे क्लाउड बर्स्ट होगा वहीं पर हैवी रेन में होता है, वहीं पे हैवी रेन वहीं पे होगी। तो आप देखें हमारे पास दूसरे भी हमारे रेन गेज लगे हुए हैं, तो वहां पे किसी पे 50 है, किसी पे 30 है, किसी पे कम है इससे। तो ये जो था ना एरिया, ये हमारा H8 का था एरिया, तो इसमें यानी आप कह लें कि जी 55 मिनट में 99 यानी वो मिलीमीटर बारिश थी। तो उसको हमने फिर ये सीधी सी बात है जी। जी। तो बाकी देखें, आपने कहा कि जी आपने कहा कि जी इस्लामाबाद ये अब बारिशों का नया सिलसिला है जो इस वक्त हमारे आप कह लें कि जी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ना पाकिस्तान का, वहां से थोड़ा सा दूर इंडिया पे मौजूद है। ये कैचमेंट एरियाज ऑफ द, और ये कब तक जारी रहेगा बारिशों का जो हालिया सिलसिला चल रहा है साहिबजाद साहब, ये कब तक चलेगा? ये परसों तक होगा। और दूसरी मैं अगली बात बता दूं एक और कि जी इस वक्त हमें इंडिया से जो है वो वार्निंग भी रिसीव हो चुकी है, जो कि हमने उसको फर्दर रिफाइन करके दे दिया है कि चनाब पे भी इंडिया ने बताया है कि जी दरिया तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो उसको हमने आगे चनाब में जो है ना उसको कर दिया है कि जी चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। दिन को सारा दिन जो बारिश ये पानी की मिकदार थी चनाब के अंदर वो तकरीबन 1 लाख थी, लेकिन अभी जो इस वक्त आप कह लें कि जी लेटेस्ट रीडिंग जो हमारे पास आई है चनाब पे मराला के मुकाम पे, वो 1,51,000 तक क्यूसेक पानी जा चुका है। तो इसका मतलब है कि जी पानी राइजिंग, पानी की सतह राइज हो रही है, यानी थोड़ी देर तक आप मीडियम फ्लड में चले जाएंगे। कि इंडिया की तरफ से वार्निंग आई है कि वो मजीद पानी छोड़ सकते हैं, मजीद पानी वो छोड़ सकते हैं। नहीं, ये छोड़ सकते नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जनाब
उनके मुताबिक जो है इस वक्त दरियाए तवी यानी आपके मराला पे 3 ब्रांचेस मिलती हैं आपके, जम्मू तवी, मनावर तवी और मेन चनाब होता है। तो दरियाए तवी जो है ना उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब अली आपके पास जो है ना वो हमारे इलाके में, उनके इलाके में यानी हाई फ्लडिंग है। तो अब उसका इम्पैक्ट हमारे पास, चूंकि मराला तो पहले भी उसमें पानी आ रहा था, तो अब ये राइज होना शुरू हो गया है। तो देखें अब किस सतह तक जाता है। तो हमने वार्निंग इसकी इशू कर दिया है, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट इशू कर दिया है कि दरिया चनाब। उसके अलावा उन्होंने सतलज का भी बताया है कि सतलज में भी हर एक मुकाम पे हाई फ्लडिंग है। तो सतलज में पहले ही गंडा सिंह वाला पे पानी जो है वो काफी ज्यादा आ रहा है। तो ये वार्निंग जो है ये चनाब और सतलुज के लिए है, रावी के लिए नहीं है। हाँ, बाकी किसी दरिया के लिए नहीं है, रावी के लिए नहीं है अभी। ये जो मैंने आपको बताई है कि तो ये सिर्फ चनाब और सतलज के लिए है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम जो मैंने क्लाउड बस्ट की बात कर रहे थे, अगर आप इजाजत है मार साहब तो मैं आपके पास वापस आता हूं। लेकिन मरियम शबीर साहबा, ये क्लाउड बस्ट की टर्म अभी हमने कुछ अर्सा पहले से सुनना शुरू की है या इस टर्म का ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हुआ है? क्या ये नया फिनोमेना है या ये इस्तिलाह अब इस्तेमाल होने लगी है? दुनिया की तारीख आप उठा के देखें तो क्लाउड बर्स्ट एक नया फिनोमेना नहीं है। ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होता रहा है। इसमें बहुत थोड़ी सी देर में आपकी 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश अगर हो जाए एक लोकलाइज एरिया में, तो इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि इस्लामाबाद में जो हुआ है उसको क्लाउड बर्स्ट कहना चाहिए नहीं, ये तो मुतल्लिका इदारे कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर जो है पहाड़ी इलाका तो है, ये ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में होता है और बारिश की मिकदार पे डिपेंड करता है और थोड़ी सी देर में ज़्यादा बारिश की वजह से होता है। अब पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों या जगहों की आप बात करें तो यहाँ पर तो थोड़ी सी देर में थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो क़यामत का समा आ जाता है, क्योंकि कोई ड्रेनेज सिस्टम आपको नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद की पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो आप देखें कि रिसेंटली मारकला हिल्स पर एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो दरख्त काट के बनाई गई और उसकी बाकायदा प्लॉट्स की जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर भी की जा रही थी कुछ अरसे में, जिसको मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। आई एम सरप्राइज्ड के मीडिया पे या सिविल सोसाइटी ने उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। लेकिन बहरहाल एक तो ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा इस्लामाबाद का और हर शहर का आप देख रहे हैं कि इतना शहर फैले जा रहे हैं अर्बन प्लानिंग के बगैर। इस्लामाबाद जब स्टार्ट हुआ था तो उसका मास्टर प्लान था और हर एक शहर का आइडियली होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ ये कि आपके शहर जो है वो आबादियों को केटर करने के लिए फैलते गए और ये आपके जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये लोगों की दुखती रग पे हाथ रखती है, क्योंकि घर हर एक का ख्वाब होता है और ज़्यादातर लोग शहरों में कंसंट्रेटेड होते हैं। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में आप देखें तो पूरे मुल्क से आपके लोग इस्लामाबाद में कंसनट्रेटेड होते हैं, क्योंकि हर जगह आपको बड़े शहरों जैसी ना तालीम की सहूलियात मैसर होती हैं, ना सेहत की और ना ही रोज़गार की। आप इस्लामाबाद की पर्टिकुलरली फिर से मैं दोबारा आऊँ तो आप देखें कि सैदपुर विलेज में वहाँ पर आप देखें कि जो बरसाती नाला ओरिजिनली था उसके इर्द गिर्द जो है वो सालों से इतने रेस्टोरेंट वहाँ पे बनाए गए हैं और उसका सारा कचरा रेस्टोरेंट उसमें बरसाती नाले में फेंकते हैं। अब हुआ ये है कि जब पिछले अरसे में भी सैलाब आया इस्लामाबाद में भी, इसी मानसून के स्पेल की बात मैं कर रही हूँ, जब सैलाब आया तो उसके बाद हो ये रहा है कि सैदपुर विलेज में इलीगल तजावुज़ात के नाम पर कुछ लोगों के घर भी गिराए गए और सोशल मीडिया पर बाकायदा लोगों ने उसकी वीडियोज पोस्ट की, घर गिराए गए। तो होता यह है कि जब भी अभी भी आप देखें कि इलीगल तजावुज़ात की हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको इनइक्वालिटी का, एक मिस गवर्नेंस का एंगल नज़र आता है कि गरीब हमेशा जो है वो पिसता है इसमें। आपको अमीरों की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ कोई भी गिराता हुआ नज़र पाकिस्तान में नहीं आएगा। अभी रावी के दरिया के किनारे हम देखते हैं कि कितनी जो वो अमीर उन सोसाइटीज़ के घर गिराए जाएंगे क्योंकि वो दरिया के अंदर हैं। तो गवर्नेंस के, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं आपके पाकिस्तान में वो बहुत वर्स्ट चीज़ों को करते हैं और इसकी एक और बेस्ट मिसाल अगर आप देखें जो हर साल और वो मौसम पे और माहौलियात पे असरअंदाज हो रहे हैं। यानी दरख्त काटना उसकी एक रीजन है, फिर इंक्रोचमेंट्स और नालों के रास्ते ब्लॉक कर देना, दरियाओं के रास्ते ब्लॉक कर देना वो एक दूसरी रीजन है। तो आप कह रहे हैं कि इंसानी मुदाखलत जो है वो बुनियादी तौर पर हमारी माहौलियात पर असरअंदाज हो रही है।
एब्सोल्युटली, आप देखेंगे नेचुरल फिनोमेना तब तक था, 1800 सदी जब थी तब तक था। 1800 सदी से लेके इंसानों ने फॉसिल फ्यूल का इतना इस्तेमाल करना शुरू किया, और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के साथ साथ ये जो बाकी मैंने आपको चंद जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, प्लेस स्पेसिफिक आपको मैंने रीजंस बताई। फिर साथ ही साथ आप ये देखें कि जो बाकी आपकी चीज़ें हैं इस्लामाबाद में और हर एक बड़े शहर में, उसमें अर्बन प्लानिंग आपको नज़र नहीं आती है। डिफॉरेस्टेशन का जैसे आपने बताया उसका प्रॉब्लम है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट आपके बरसाती नालों के ऊपर प्रॉब्लम है, रिवर्स के ऊपर दरियाओं की कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है। हमारे इंस्टीट्यूट मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस कैसे करते हैं उसका प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि हमारे इदारे ज्यादातर रिएक्टिव मेजर्स के ऊपर होते हैं। अब देखें कि जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट जिस तरह के देते हैं एफॉरेस्टेशन या ग्रीन कवर के लिए, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की अगर बात करूं, उसमें देखें कि मैं कोई 2 साल पहले पाकिस्तान मेरा जाना हुआ, तो मैं इस्लामाबाद में जैसे ही एंटर, वहाँ पे खजूर के दरख्त लगे होते हैं। आप बताएं कि इस्लामाबाद के क्लाइमेट के जहाँ पीपल और शीशम के दरख्त हम देखते थे, वहाँ पे खजूर, जो कि कराची और सिंध के इलाकों में मौसम के हिसाब से दरख्त है। तो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर ये गवर्नमेंट्स ने ही प्रोजेक्ट्स जो है वो इशू किए हैं, अप्रूव किए हैं। फिर आप देखें कि जो CDA है, KDA है, LDA, ये तीनों बड़े शहरों में ये आपके NOCs देते हैं, या बड़े प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हों तो उनकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। तो ये जो मार्गला हिल्स के ऊपर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट बेचे जा रहे हैं, ये किसने जो है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद उनको अप्रूव किया, किसने NOC दिया? हालांकि वो नेशनल पार्क है, और अभी हमने हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वहां पर मशहूर रेस्टोरेंट्स को गिराया गया है और जगह खाली कराई गई है। तो ये हैरानकुन है कि एक तरफ तो पहले से जो जारी मौजूद तामीरात हैं उनको गिराने का सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है, और साथ ही इस नेशनल पार्क में मजीद तामीरात हो रही हैं। तो ये दोनों आपस में जो है वो ये तजाद रखती हैं चीज़ें। मैं अगर मार साहब, आपने भी कहा कि जो इस वक्त बारिशें हो रही हैं ये सिस्टम परसों तक जारी रहेगा। ये बताइए कि मॉनसून सीजन कब एंड हो रहा है? क्या इसके बाद भी इस सीजन का कोई जो बारिशों का सिस्टम है वो बन रहा है? बिल्कुल जी, देखिए हमारा ये मानसून का सीज़न जो पाकिस्तान में होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर होता है। अभी तक हमने ये आपको बता दें कि शुरू में कहा था कि जी इस साल मानसून जो है ना मई के महीने में बताया था कि जी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपको जुलाई के महीने का क्राइटेरिया बताऊं, या जितनी नॉर्मल रेनफॉल हुई है वो तकरीबन 22% ज़्यादा थी, यानी जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने में परसों तक जो थी हमारे पास उसका था कि जी 11% ज़्यादा है। तो अगर हम 2 महीनों का एवरेज लें तो ये तकरीबन 17% बनती है। अब इस महीने के लिए भी जो हमने फोरकास्ट इशू की है, एक मंथली फोरकास्ट भी हम देते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेंज है। तो नॉर्मल का मतलब है कि अभी बारिशें होनी है, ये नहीं है कि सिस्टम ये बिल्कुल ये 4 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम मानसून का सबब बनते हैं, बे ऑफ बंगाल से उठते हैं या अरेबियन सी से, वो अभी तक मांद नहीं पड़े, यानी वहां पे अभी तक भी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशंस वगैरह बन रहे हैं और वही मूव करके हमारी तरफ आते हैं, तो वो अभी तक रुके नहीं है। यानी एक सिस्टम जो होता है अगर बे ऑफ बंगाल पे बनता है तो वो तकरीबन 1 हफ्ता लेता है वहां से मूव करके हमारे पास आने तक। तो अभी मैं अगर कहूँ ना कि जी वहां पे अगर कोई सिस्टम इस वक्त नहीं है तो वो फिर बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जी आगे ब्रेक आ जाएगी, ब्रेक आएगी 10-12 या के बाद, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई सिस्टम है जो मिड ऑफ द, आप कह लें कि जी मिड के बाद भी जो है वो बारिशें देगा, और उसके बाद भी बारिशें हो सकती हैं ये। अच्छा, अपना मैं आपको एक और बात बता दूं दिलचस्प, या आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमारे पास जितने भी मेगा फ्लड्स आए हुए हैं, सुपर फ्लड या जिसको आप कह लें, वो सारे सितंबर में आए और सितंबर के कुछ आखिर में भी हैं। यानी आपके हिस्टोरिकली अगर मंगला को देखा जाए, रावी को देखा जाए, 88 का हो, 92 का हो, 54 का हो, तो ये सारे फ्लड जो थे ना वो ये सितंबर के महीने में थे। तो इसको हम नहीं कह सकते कि जी सितंबर के महीने में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आप कह सकते हैं कि जी नॉर्मल बारिशें सितंबर में भी होती हैं। फिर एक और भी होता है कि जी सिस्टम जो होता है वो रिट्रीट हो जाता है कि जी मानसून, अब इस वक्त हम कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान या हमारे KPK के एंड तक पहुंच रहे थे सिस्टम, वो अभी तक भी पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि जी बारिशें वहां पे भी हो रही हैं,
अगर यहाँ से कुछ सिलसिला रिट्रीट हो चुका होता, पीछे की तरफ होता, तो हम कहते, लेकिन चूंकि पीछे से सपोर्ट मिल रही है तो ये मैं नहीं कह सकता कि जी अभी इसमें कमी आएगी। ये इसी तरह सिलसिले रहेंगे जैसे मैंने आज अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो अभी एक सिलसिला चल रहा है वो हमारे यानी इस वक्त आप कह लें कि जी इंडिया पे मौजूद है। ये उनके जो दिल्ली के ऊपर है आपका और कश्मीर तक वो सिलसिला मूव कर रहा है। अगर वो इसी तरह रहा तो वो ये जो कैचमेंट एरिया ऑफ द सतलज, ब्यास और ये रावी और चनाब के कुछ हैं एरियाज, तो इनको काफी इफेक्ट करेगा। और दोबारा मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे उनको असल में डैम भी उनके वहां पे है, पोंग और भाखड़ा सतलज ब्यास पे वो अपना लेवल तकरीबन अटेन वो पूरा करने वाले हैं, थोड़ा सा उनमें कमी है। लेकिन अब अगर बारिश ज्यादा होगी तो वो उसमें से भी पानी रिलीज करेंगे। और रावी पे थीम जो है वो बिल्कुल करेंगे और खुदा न खास्ता वो जैसे हमारे सैलाब पैदा कर सकता है। अभी मजीद बारिशें होती हैं ना तो फिर बिल्कुल सैलाबी कैफियत रावी में भी हो सकती है। अब इस चीज के लिए हमें हर वक्त अपने आप को अलर्ट रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और सिंध तो खास तौर पर इस वक्त खतरे की जद में है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुपर फ्लड आ सकता है। और आज के बारे में बताया गया कि आज मुल्तान जो है, सर मैं उस पर आता हूँ, मैं मारजा साहब उस पर आता हूँ और फिर मुल्तान का भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुल्तान आज खतरे की जद में है कि नहीं। अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जरूर जी साहिबजादा साहब, मैं इस पर आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ज़रा मेरे साथ महमूद उल हक बुखारी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ज़रा ये बता दीजिए मजमूई तौर पर कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हम देखते हैं कि जनूबी पंजाब में इस वक्त कपास की फसलें तैयार खड़ी होती हैं, चारे की फसलें हैं, फिर चावल की फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें सैलाब की ज़द में आई हैं मुख्तलिफ अजला में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुक्रिया असद आपका और आपके 92 चैनल का। असद ये तो एक बहुत बड़ा सानिया है, ये सैलाब जो है ये इतना बड़ा सानिया है कि आप ये देखें कि पलक झपकते जो हुकूमत तो 15 लाख लोग कह रही है, मैं कहता हूँ कि इससे भी ज्यादा लोग जो है वो बेचारे बेघर हो गए। किसान, उनकी फसलें खत्म हो गई, उनके माल मवेशी बह गए, मर गए, उनके जो ट्रंक थे, जो उनकी चारपाइयाँ थी, जो मतलब वो तो एक अजीब मंजर है। मैं आपको क्या बताऊं कि कितने कर्ब में हैं लोग एक भूख और प्यास से जो है वो बिलबिला रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में हमारी हुकूमतों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो इसको इस तरह से कंट्रोल कर पाए। आपने पूछा है कि देखें फसलों का नुकसान जो है वो आप, क्योंकि हमने सीखा नहीं। असद 2010 के अंदर सैलाब आया, कुछ नहीं हुकूमतों में, वक्ती वावेला हुआ, बातें हुई और खत्म हो गया। 2022 के अंदर आया, अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको रिपोर्ट दी कि 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, तो हमने कोई उसमें सबक सीखा नहीं। कहते हैं कि कुदरती आफात से लड़ा नहीं जा सकता, हाँ लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बरवक्त इक़दामात से उस नुकसान को कम किया जा सकता है। आपका इशारा किस तरफ है? मतलब क्या ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि ये तबाही हुई? क्या हो जाता 2022 के बाद तो ये ना होता? मैं असद आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा हुआ कि जो मैं आपको बताऊं? बस पानी आया, बहा के ले गया और अल्लाह खैर सल्ला। ये कहानी 2022 के अंदर भी ऐसे ही थी। और मुझे याद है कि बड़े दावे किए बिलावल साहब ने भी, और शायद यही हुकूमत थी निगरान की या इस तरह से, और जनाब हम बीज देंगे, हम फलां करेंगे, हम फलां करेंगे। देखें इस वक्त किसान आपका जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं 76 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसी ज़रबे मार मार के असद खान उसको यानी पिछले सीजन में तो जिबा किया, जो गंदम के अंदर उसको मारा। देखें 2022 के अंदर किसान अपने पांव पे खुद खड़ा हुआ। अब ये कहते हैं कि देखें रेस्क्यू है, रिलीफ है और रिहेबिलिटेशन है, ये तीन जो है वो दर्जे। अब क्या है कि रेस्क्यू, अब हुकूमत ये देखे कि वो कहती है कि हमने 500 कैंप लगाया, क्या वो जो 15 लाख लोग बेघर हुए हैं वो 500 कैंपों में आएंगे? तो हुकूमत को मानना चाहिए कि वो अकेले उसके बस की बात नहीं है। लोगों को जो हुकूमत की तरफ से वो आपका मीडिया दिखा रहा है, वो जो चावल दिए जा रहे हैं वो एक पूरी फैमिली को आधे किलो का या
पाव का जो है वो पैकेट थमा दिया जाता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखें, आगे आपकी आने वाला वक्त ग़िज़ाई बहरान ला सकता है। ये मामूली बात नहीं है कि आपका कमोपेश जो है, अभी तो ये मोहम्मद वाला तक आया है, अभी आपके हमारा ये जो रहीम यार खान की पट्टी है, यहां से बहुत बड़ा रेला जो है वो गुजरना है, और ये फिर सिंध के अंदर भी जो है वो इसी तरह से जो है अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जो हिफाजत करे। तो उसमें आप देखें, आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी, आपको बहुत महंगी मिलेंगी, आपको गंदम, वो तो ऑलरेडी महंगी हो गई हैं। इस वक्त भी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। शायद वो कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है या सब्जियां खराब हुई हैं, वट एवर द रीजन इज, लेकिन दोनों सूरतों में अभी हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। हाँ साहब, गुजारिश ये है कि हम, अल्लाह माफ करे, हम वो कौम है कि हम अपने पेट को आगे रखते हैं। हमारा कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस वक्त के अंदर, सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताऊं कि जानवरों के लिए चारा नहीं है। मैं कहता हूं कि हुकूमत सब काम छोड़ दे। इसी लाइव स्टॉक ने पिछली दफा आपको जो है वो 0.56 ग्रोथ दी थी। आप वो किसान जो है वो उसकी कुल कायनात है, उसको फसलें तो उसकी तबाह हो गई। लेकिन हम हमेशा ये बहस करते हैं सैलाब के दिनों में बुखारी साहब के, किसानों को अब जरूरत क्या है? कॉम्पनसेशन चाहिए, या अगली फसल काश्त करने के लिए बीज चाहिए, या जो उनकी फसलें तबाह हो गई हैं उसका इजाला चाहिए? किसानों की डिमांड क्या होती है इस तरह की सूरत हाल में? एक तो मैं आपसे ये जानूंगा, दूसरा सिंध के सैलाब, मुमकिन सैलाब के हवाले से महाजाद साहब अपना कॉमेंट करना चाहते हैं, प्लस हम 2022 के सैलाब में किस शोबे को कितना नुकसान हुआ था, हम क्या उस नुकसान को पूरा कर पाए हैं पिछले 3 साल में, क्या अगला सैलाब आ गया है? तो इस पर भी जरा थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर सिंध में क्या होने जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पे वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें इरफान खाटिया साहब ने ज्वाइन करना था, जो पंजाब के PDM के जो DG हैं, लेकिन उन्हें हमें बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ने बुला लिया है मुलाकात के लिए और इंतजामात को देखने के लिए, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो DG हैं PDM सिंध के। सलमान शाह साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम देख रहे थे कि आज खबरें भी लगी हुई हैं कि सिंध को सुपर फ्लड का ख़तरा है। तो आप क्या समझते हैं, सिंध में किस किस्म के खदशात सिंध को लाहिक हैं और उसके लिए क्या तैयारी हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके तवज्जुह से लोगों तक जो है वो जो इस वक्त की सूरत हाल है उसे आगाही दे सकूं। सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि गुद्दू से नीचे पानी का रेला 3 लाख से ऊपर का है। तो कच्चे का वो जो इंतहाई लो बेड वाले एरियाज होते हैं वो इनंडेटेड हैं। वहाँ से तकरीबन 65 हज़ार के करीब आबादी जो है वो मुंतकिल हो चुकी है। लेकिन ये पानी जो है ये बढ़ता रहेगा, अगले 3 से 4 दिन तक ये मैक्सिमम जाएगा। जो इस वक्त अंदाजा है वो तकरीबन 6 से 7 लाख क्यूसिक से के दरमियान होगा। सलमान साहब बता रहे हैं कि 6 से 7 लाख क्यूसिक का खदशा है। इस पर एक जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो मेरा मार साहब भी दे सकते हैं। मार साहब, आप ज़रा कहिएगा, फिर मैं मरीम साहबा के पास जाता हूँ। आपके ख्याल में सिंध को कितने खदशात इस वक्त लायक हैं? हम 8 लाख का फिगर भी सुन रहे हैं कि 8 से 10 लाख क्यूसिक भी सिंध में दाखिल हो सकता है, सखर बैराज पे पहुँच सकता है अगले चंद दिन में। तो एक्चुअली खदशात किस किस्म के हैं? अच्छा, मैं आपको इसकी पूरी बता देता हूँ एक डिस्ट्रीब्यूशन करके, कि आपको मैं बता दूं कि जी हमें पानी जो चनाब का मिला था कादराबाद से जो रिलीज़ हुआ था वो 10,77,000 क्यूसेक था। लेकिन आगे जाके जब चनियोट ब्रिज पे पानी गया है तो इसमें काफ़ी कमी आ गई और ये पीक जो गुजरी वो 8,55,000 की थी। यही पानी जो है अगले 24 घंटे में जब त्रीमू से गुजरा है तो ये तकरीबन आप कह लें कि 5,50,000 यानी 5.5 लाख इसको ये होके गुजरा है। यानी इतना पानी रास्ते में तकरीबन आप कह लें कि कादराबाद और त्रीमू के दरमियान आधा पानी जो है वो तकरीबन आप कह लें कि जी स्प्रेड हो गया और लोगों की फसलों को नुकसान दे रहा है। अब ये पीक आगे जा रही है। इस वक्त तकरीबन त्रीमू क्रॉस करके तकरीबन आप कह लें कि जी सिदनाई से रावी मिलता है साथ, और ये मुल्तान को कल तक इफेक्ट करेगा।
लेकिन मुल्तान तक इसकी पीक जो हमारे हिसाब से है वो तकरीबन फिर ड्रॉप हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये बेशक रावी का पानी भी 1 लाख या 1.5 लाख तक उसको मिलेगा, लेकिन वो 5 लाख से या इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना कि इतना पानी फैल जाता है, प्लेन एरिया से जा रहा है, वापस नहीं आता, एक सेंट्रल पीक जो होती है वही जा रही है। तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आगे फिर पंजनद अभी काफी दूर है। पंजनद तक जाते जाते आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन ये रेला जो है ना 4 लाख का तकरीबन रह जाएगा। और इसको जो सिंध है, इस वक्त सिंध में जो पीक चल रही है तौसा पे 2 लाख 1,000 क्यूसेक पानी रिलीज हो रहा है। तो पंजनद पे जब वो भी मिलेगा ना तो ये पीक तकरीबन सलमान शाह साहब ने ठीक कही है, सतलज का भी 1 लाख या 1.5 लाख मिलेगा तो 6 और 7 लाख के दरमियान बनेगी। ये जो सुपर फ्लड का एक है कि वो नहीं बनेगा, यानी वेरी हाई फ्लड बन जाएगा, या अगर थोड़ा सा हुआ तो एक्सेप्शनल, लेकिन वो जो सुपर फ्लड हम कहेंगे ना कि वो नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है हाई फ्लड को टच करेगा। ठीक है, तो सलमान शाह साहब इतना ज्यादा नहीं है कि से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। साहिबजादा साहब अगर आप इजाजत दें तो सलमान शाह साहब आप बता रहे थे कि कहां पर क्या सूरत हाल है, तो अगले चंद दिन में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी क्या है, ये मेरा सवाल था आपसे। देखिए जी, ये जो आपके दूसरे मेजबान थे, मेहमान थे, सॉरी, उनका कनेक्टिविटी वजह से मैं उनका नाम तो नहीं जानता, इसलिए माजरत खा हूं, लेकिन उन्होंने जो बात की है मैं उससे एग्री करूंगा। साहिबजाद साहब हैं जी, जी हाँ जी, सॉरी सर, जी ठीक है, मैं मिला हुआ जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जो पानी की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अंदाजा ये है कि इस वक्त ये जो है ये वैलिडेट हो रहा है कि काफी हद तक, और ये एनडीएमए का भी अभी असेसमेंट है। तो अब हम बात करते हैं तैयारियों की। देखिए जी, हम क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले जब ये पानी ऊपर जैसे बताया गया आपको मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो खदशा था कि पानी 9 लाख के करीब गुजरेगा, लेकिन 9 लाख के करीब के गुजरने के बावजूद हम इसको सुपर फ्लड की कैटेगरी की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि कुछ आपको पता है आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ भी आप अनएक्सपेक्टेड रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सुलेमान रेंज में बारिश हो जाती, जब ये पानी ट्रेवल कर रहा था, तो वो फिर एड ऑन हो जाता, तो हमारे लिए फिर हम सरप्राइज नहीं होना चाहते थे। तो बहरहाल हमारी हुकूमत ने, जो हुकूमत सिंध है, चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखा कि जो तमाम तैयारियां करनी है सुपर फ्लड के लिए के हिसाब से करनी है। अब अगर पानी का रेला कम आता है तो ये हमारे लिए थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन कतई नज़र इसके कि पानी कितना आता है, 7 लाख के पानी पे हमारा पूरा कच्चा डूब जाता है। डूब जाने से मुराद ये कतई नहीं है कि तमाम घर डूब जाते हैं छतों तक। उसका मतलब ये है कि जो कच्चा पूरा का पूरा है वो उसका राब्ता पक्के इलाके के साथ मुनक़ता हो जाता है, पानी आ जाता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। हमारे कच्चे में लोगों ने अपने जो 2010 का फ्लड लेवल था उसमें उससे ऊपर उन्होंने अपने प्रोटेक्शन की रेजिलियंस के लिए वो गए हैं अमूमन है, लेकिन उनका राब्ता मुनक़ता होने की वजह से जो है हम उनको मुतासरीन में या उनको उस पॉपुलेशन में कर सकते हैं कि जिनको हो सकता है किसी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन तो सलमान शाह साहब, कौन कौन से अजला ज्यादा खदशे की जद में रहेंगे आपके ख्याल में? कौन कौन से इलाके और अजला और फिर अजला में भी आगे अगर हम चले जाएं, कौन से इलाके खदशे में हैं? जी देखिए, 15 अजला है हमारे राइट बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे। राइट पे जो है वो हमारा कशमूर, शिकारपुर, लाड़काना। लेफ्ट बैंक पे घोटकी, सखर, खैरपुर। फिर उसके नीचे नौशेर फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद। उसके नीचे मटियारी, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, और उसके बाद सिजावल। और राइट बैंक पे आपके दादू के बाद जामशोरो के बाद ठट्टा। ये टोटल 15 अजला बनते हैं, लेकिन 15 अजला की भी पूरी आवाम नहीं, उनमें जो लोग हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कि सेटल्ड एरिया की तरफ हैं। ये जो पानी गुजरेगा ये कच्चे में से गुजरेगा, जो कि 2 बंदों के दरमियान से दरिया अपने रूट पे गुजरेगा। हमारा काम यह है कि वहाँ पे जो उस रूट के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। उसके लिए हिकमत अमली ये तरतीब दी गई है कि उन सब की एक एक बंदे, एक एक घर की, एक गांव की काउंटिंग की हुई है और जियो टैगिंग की हुई है, और उनको कहाँ पे शिफ्ट करना है उसकी भी जियो टैगिंग हुई हुई है। तो ये हमारी तैयारी है, और जहाँ पे हम उनको मुंतकिल करेंगे वो पहले हमारा अंदाजा 3 से 4 दिन में ये रेला गुजर जाएगा। अभी शायद इसके फिगर्स कुछ चेंज है, उसको अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि कितने दिन रहेगा। उतने दिनों तक लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और डिस्प्लेस
रिलीफ कैंप्स में आया, अभी तक हमारे पास रिलीफ कैंप्स कोई नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुई है 60,000 प्लस की, लेकिन रिलीफ कैंप्स में अभी तक कोई नहीं आया। तो वो जो रिलीफ कैंप्स में जो आएंगे लोग डिस्प्ले, वो 5-6-7 दिन बाद उनको फिर अपने इलाकों की तरफ वापस भेज देंगे। जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, ये बताइए कि अब इस वक्त जितना नुकसान हो गया है, जाहिर है इससे किसान भी मुतासर हुए हैं, इससे गवर्नमेंट की जो ज़रूरियात हैं, आवाम की ज़रूरियात हैं, वो भी मुतासर हुई हैं, और फिर जीडीपी के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए कि किसानों को इस वक्त ज़रूरत अब किस चीज़ की होगी? सैलाब उतरने के बाद उनकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है? जी, ये सब गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हुकूमत को ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, और फिलफौर एक जंगी बुनियादों के ऊपर, जिस तरह हमारे फौज के जवान बॉर्डर सिक्योरिटी के जवान हैं और कुर्बानियाँ देते हैं, इसी तरह फूड सिक्योरिटी के लिए किसान कुर्बानियाँ देता है। किसान कभी जो है वो सांपों से डसा जाता शहीद हो जाता है, और किसी वक्त गर्मी की शिद्दत और सर्दी की वजह से नमूनिया से मर जाता है। तो वो भी जवान है। मैं कहना ये चाहता हूँ हुकूमत को कि इसको आप फिलफौर इसकी मदद कीजिए। पूरा डाटा आपके पास मौजूद है, इनको सिर्फ आप कागजी तौर पर जो है ना वो ना लीजिए, वरना मुल्क का बहुत नुकसान होगा। पहले भी नुकसान हुआ, आपने गंदम में अपनी मर्जी करके आज आप देख रहे हैं कि गंदम जो है वो आज 1900 रुपए जो है वो रेट बढ़ गया है कराची में, और पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, गलत पॉलिसियों की वजह से। आप जिद मत कीजिए। मैं कहता हूं कि किसानों को जितने भी इनके बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल्स के, इनके घरों के, उनको मैं अवैस लगारी साहब को ये जो गुजारिश करना चाहता हूं खुदा के लिए कि ये जुल्म मत कीजिएगा कि उनसे आप बिल लें। लोग मरे हुए हैं, लोगों को गंदम ने और बाकी फसलों ने मारा है क्योंकि हुकूमत ने उनको रेट नहीं लेने दिए। आप उसके बाद उनके जो ट्यूबवेल डैमेज हुए हैं वो आप जो है वो उनको लगवा के दीजिए, उनकी एक एकड़, ताकि अगली फसल वो खुश होकर लगाएं। अगर आपने अबियाना जो है माफ करें, आप इनको इनके सर पे हाथ रखें किसानों के ऊपर, आप इनके जो जरी पैकेज है उसके ऊपर जो है वो आप जो है वो माफ करें। आप जो जरी इनकम टैक्स है वो, अच्छा, उनमें जो इस तरह की स्कीमें हैं, मिसाल ट्रैक्टर 20,000 का कोई जरूरत नहीं है ट्रैक्टर्स की, कोई किसान कार्ड की जरूरत नहीं। आप तमाम पैसे, बल्कि मैं कहता हूं कि मेरे वो एमपी एमएनए कहां हैं जो करोड़ों रुपए अपने इलेक्शनों पे खर्च करते हैं, असद खान, आज वो नजर नहीं आ रहे उस तरह से। आज वो वहां जाके बैठे हैं, उन लोगों, खुदा की कसम वो हालात देखे नहीं जा रहे इस गर्मी के अंदर और इस खुले आसमान के नीचे। वो देखें, हुकूमत अकेली नहीं लड़ सकती। मैं ऐसे बात करूं, जो इदारे काम कर रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूं, 1122 है या दीगर इदारे हैं। हमारे ऑफिसर भी स्ट्रेस लेके, पतोगी में एक ऑफिसर की डेथ भी हुई है, तो वो अपनी जगह अपनी तय कर रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि हम सबको मिलके जो है वो इसके लिए करना है। लेकिन गवर्नमेंट की सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों को उनका जो नुकसान है उसका इजाला करे। 2022 की तरह ना करे कि जी हम ये बीज दे देंगे, हम फलां करेंगे, नहीं। जो उसके देखे, चावल की फसल आपकी बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जो हमारा जो अपर पंजाब है और वो उस तरफ का एरिया सारा बर्बाद हो गया। हमारा यहाँ पे अपना कॉटन जो है वो खत्म हो गई। आपकी सब्जियां, कल को बता रहा था कि धनिया नहीं मिला, 100 रुपए का उसने वो लेने गया। तो इस तरह के हालात जो है उसको काबू में रखने के लिए तो आपको ये चाहिए कि आप किसान के साथ खड़े हों, और प्राइवेट सेक्टर जिससे सनत चलती है उन लोगों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और अपने अपने एरियाज के अंदर, अपने अपने इलाके के अंदर जो है वो किसानों की और उनके जानवरों का चारे का बंदोबस्त जो है वो करना चाहिए, चाहे बाहर से मंगवाएं। देखें असद खान, ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, अपनी मराहत बढ़ाते हैं,
अपने फॉर्चूनर और डालें और अपनी गाड़ियां। तो आप कह रहे हैं कि जानवरों के चारे की जरूरत करते हुए, बिल्कुल ठीक है, जानवरों के चारे की जरूरत इस वक्त है, अशद जरूरत है। हम ये देख भी रहे हैं कि जो एक तो जिनकी भैंसें मर गई, जानवर मर गए, उनका बहुत नुकसान हुआ है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जिसके 10 भैंसें मर गई, उसकी तो जमा पूंजी सारी चली गई जो उसने अपने इस माल में इन्वेस्ट करके रखी हुई थी, और फिर चारे की जरूरत है। अब ये मैं एक चीज पर और बात करना चाहता हूँ, वाटर रिजर्वायर्स पर बहुत बहस हो रही है। अगरचे इस पर बहुत तफसीली डिबेट तो हम कल करेंगे कालाबाग डैम के हवाले से, अभी वक्त कम रह गया है, लेकिन वाटर रिजर्वायर्स पर एक दो तरह की राय है कि बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। आप इस पर एक कमेंट तो साहिबजादा साहब आप कर दीजिए कि क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हुकूमतों में, चीफ मिनिस्टर्स में भी इस पर इख्तलाफ है। हमने खैबर पख्तूनख्वा से मौक़िफ़ सुना कि बनना चाहिए, मरियम साहिबा भी इसकी हामी दिखाई देती हैं, लेकिन सिंध इसका मुखालिफ है। तो वाटर रिजर्वायर्स, चलिए कालाबाग डैम ना हो, लेकिन दूसरे रिजर्वायर्स बनना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं ये बड़ा आजकल इशू जो है ना, मैं सरकारी मुलाजम हूँ, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, और ये पॉलिटिकल इशू है। ये गवर्नमेंट के फैसले, हम उसमें कोई अमल दखल नहीं कर सकते होते। बहरहाल नहीं, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि फैसला दें कि कालाबाग डैम बन रहा है या नहीं, लेकिन वाटर रिजर्वायर्स क्या मसले का हल है, ये पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल हल तो है, लेकिन मैं इस पे फर्दर कमेंट नहीं करूंगा। सही है, चलिए मरियम साहब आप कमेंट कर दें, आप अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है तो, कि वाटर रिजर्वायर्स ज़रूरत है। जी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखें कि मुल्क में जितने ममालिक दुनिया में आप देखते हैं उठा के, जिन्होंने ये इतने बड़े बड़े मेगा डैम्स बनाए, उनके इन्वायरमेंटल डैमेजेस बहुत हुए हैं। अमेरिका ने ये जो चूरन हमें कुछ मुल्क बेचते हैं कि हम जी बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाएं, बड़े बड़े डैम्स बनाएं तो हम बच सकते हैं, तो वो उन्होंने अपने मुल्कों में खुद ये चीज़ें ख़त्म कर दी हुई हैं, क्योंकि आप एक रिवर बेड को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इन्वायरमेंट के एक बहुत बड़ा जो पैच होता है ज़मीन का, उसको क्लियर करते हैं, उसे मशीनरी लगा के एक इतना ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। और आपके जो पाकिस्तान में डैम्स बने भी हुए हैं, उसमें सिर्फ 3 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है और ड्यूरेशन यानी कि है, और जो कैपेसिटी है वो सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन की वजह से कम हो गई है। तो वे फॉरवर्ड डैम्स बिल्कुल भी नहीं है। आपका वे फॉरवर्ड स्मॉल एंड मिनी डैम्स हैं, आपके वेटलैंड्स हैं, आपके गवर्नेंस इश्यूज को फिक्स करने के हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के हैं, आपके वे फॉरवर्ड्स हैं। आप देखें कि अभी खासतौर पर अगर पंजाब के एरिया की बात करें, ये जो अभी फ्लडेड है, आप देखें कि उसमें उसका ज़मीन का स्ट्रक्चर ही इस तरह का नहीं है कि आप वहाँ पे जो है वो, या रिवर बेड उस तरह के हैं ही नहीं कि वो बड़े डैम्स के नीचे वो सूटेबल होंगे। तो ये पॉलिसी मेकर्स प्लीज, जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उनका ओपिनियन देखें, दुनिया की स्टडीज का एक उनसे स्नैपशॉट लें और उसके बाद डिसाइड करें। ये जो रिस्पॉन्ड करने में अनसक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, बाशे मामूल से बहुत ज्यादा इस बार हुई भी है कैपेसिटी से, लेकिन जो डैमेजेस हुए हैं उनको कवर जो है ना पॉलिटिकल इश्यूज बना के प्लीज ना लेकिन करें। ये जो एक तासुर है कि इतना पानी आया है, ये पानी जाके समंदर में गिरेगा और ज़ाया हो जाएगा, देखिए हम अपने पानी को वेस्ट कर रहे हैं, इसका फिर मुतबादल क्या है अगर डैम बनाना आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद नहीं है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनी डैम्स, वो आपकी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री उन पे काम करती भी रहती है थ्रू आउट द ईयर, काफ़ी आपके प्रोविंसेस में मिनी डैम्स यानी कि छोटे छोटे जो डैम्स हैं, कम्युनिटी इंटरवेंशंस के थ्रू आपके जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर काम हो सकता है। फिर आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज के प्रोग्राम्स कुछ थे। सो आप समझते हैं कि मुतबादल रास्ते मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। मरियम साहबा, हमारे साथ इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं, डीजी हैं पीडीएम पंजाब के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, खुशामदीद। इरफान साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में? आज बताया जा रहा है कि मुल्तान खतरे की जद में है, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त खतरा अभी पंजाब से पूरी तरह से टला नहीं है, और तीनों दरियाओं की जो पानी के बड़े रेले हैं वो पंजाब से इस वक्त गुजर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये 6 और 7 की शाम शब ये सिंध में दाखिल होंगे। जो दरिया चनाब का बड़ा रेला था वो हेड त्रिमू से अब मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका हुआ है, और इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पे कंटिन्यूस दबाव है। इसी तरह जो इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो सिदनाई की सूरत हाल है, कि जहाँ पे हमारी क्रिटिकल गेज है वो ऑलमोस्ट उसके करीब पानी पहुंच चुका हुआ है, और खुदा न खास्ता अगला जो घंटा है
वो उसके लिए नहायत अहम है। और अल्लाह से दुआ यही है कि कोई किसी किस्म का ब्रीच ना करना पड़े, कि लोगों की जानो माल उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया और जा अगर सके। खुदा ना खासा ब्रीच करना पड़ा तो कहाँ से किया जाएगा? जी, ये ब्रीचिंग सेक्शंस जो है ये डॉक्यूमेंटेड प्लेसेस होती हैं और इनका ऑलरेडी नोटिफाइड ये प्लेसेस हैं, और ये माई से पूरा बंद है वहाँ पे, उसमें ये ब्रीचिंग होगी, जिससे फिर खुदा न खास्ता 25 से 30 जो मुआवजात हैं, जिसमें पीर महल के मौजे होंगे टोबा टेक सिंह ज़िले में, और कबीर वाला खानेवाल के कुछ मुआवजात होंगे जो इनडेट होंगे। हमने पूरी तरह से उनको खाली करवा लिया है। शाम से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज ऑल आर इन फील्ड, और उनका मेन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस थी कि आपने लोगों को उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाना है, तो उसको हमने इनखला यकीनी ऑलरेडी बना लिया हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि ये इंतहाई कदम जो है इसकी तरफ एक्सपर्ट्स को और महकमों को ना जाना पड़े। इसके बाद दोनों पानी मिलके कल हेड मोहम्मद वाला पे रावी और चनाब का पानी पहुंचेगा, और फिर हेड मोहम्मद वाला भी अंडर स्ट्रेस रहेगा। वहां के लिए तमाम जरूरी जो फैसला साजी है उसको ऑलरेडी इरफान साहब, अभी हमारे साथ डीजी मेट मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हमें फ्लड वार्निंग इंडिया की तरफ से भी मौसूल हुई है कि मजीद पानी वो भी छोड़ सकते हैं। बारिशें भी इस वक्त जारी हैं, यहाँ पे भी हो रही हैं, शायद वहां पे भी, तो इस हवाले से क्या? जी बिल्कुल, इंडियन हाई कमीशन की तरफ से आज शाम 6 बजे रिवर मुनव्वर तवी के लिए, जम्मू तवी के लिए ये हमें इतलात मसूल हुई इंडियन हाई कमीशन, और उसमें खास तौर पे हमारा जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, मेट डिपार्टमेंट ने इस सारे सीजन में पीडीएमए को बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट किया। अल्लाह करे कि खैरियत रहे। मैं माजर चाहता हूं सर, वक्त की कमी के बाइस हमें बात यहाँ पे मुनक़ता करना पड़ रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कल हम जरा तफसील से बात करेंगे वाटर रिजर्वायर्स पर, डैमों की ज़रूरत पर, और इस पर जो पाकिस्तान भर में एक सियासी और गैर सियासी बहस जारी है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। कल इंशाल्लाह इस हवाले से बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।